हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। क्लास 8th ज्योग्राफी का आज आपका चैप्टर 2 है, जिसका नाम है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्यजीव संसाधन। ठीक है, तो आप इस पार्ट का जो नाम है वो देख लीजिए। इसमें आपके टोटल 5 चैप्टर हैं, जिसका आज चैप्टर 2 करा रहे हैं। एंड कुछ आपके यहाँ पर अभी क्लासेस नहीं आ पा रही, कुछ मौसम ख़राब था एंड कुछ नेट की प्रॉब्लम भी थी। ठीक है, एंड आप सभी को ये CTET कन्फर्म क्लियर करना है कि आप सभी जानते हैं कि यूपी में अब जो वैकेंसीज़ हैं वो आने वाली हैं। हो सकता है आपको इसी साल जो टीचर भर्ती है वो देखने को मिल जाए। ठीक है, तो पूरी कोशिश करिएगा कि ये CTET हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। पूरी कोशिश करिएगा कि आप इस CTET को क्लियर कर पाएँ। कोई भी डाउट आपका रहता है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर है वो भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में है। कि एक छोटे गांव में माम्बा पानी लाने के लिए प्रातः शीघ्र उठती है। तो माम्बा एक किसी का नाम है। ठीक है, तो तंजानिया कहाँ है ये याद रखिएगा, कहाँ है? अफ्रीका में। उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। वह कुछ घंटों के बाद लौटती है। इसके उपरांत वह घर के कार्यों में अपनी माँ का हाथ बटाती है। अपने भाइयों की बकरियों की देखभाल में मदद करती है। उसके पूरे परिवार के पास उनकी छोटी झोपड़ी के चारों ओर चट्टानी भूमि का एक भाग है। माम्बा के पिता कठिन परिश्रम के बाद मात्र कुछ मक्का और सेम ही उगा सकते हैं, फिर भी वह उनके परिवार के साल भर के खाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि तंजानिया कहाँ है? अफ्रीका में। और वहाँ वो जो माम्बा है, वो लड़की, वो कितना कठिन जीवन जी रही है। ठीक है, कि उनके पास चट्टान ही चट्टान है आसपास, और वो खाने के लिए बहुत ही कम उगा पा रहे हैं, जो कि फिर भी उनके लिए साल भर के लिए पर्याप्त नहीं हो पा रहा है, और उसमें भी वो गुजर कर रहे हैं। ठीक है, पीटर न्यूजीलैंड के भेड़ पालन प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है। जो पीटर है वो न्यूजीलैंड के भेड़ पालन जो प्रदेश के मध्यवर्ती भाग में रहता है, जहाँ उसका परिवार ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। ठीक है, तो क्योंकि वो भेड़ पालन के प्रदेश में के मध्यवर्ती भाग में रहता है, तो भेड़ आपको क्या देती है? ऊन ही देती है। ठीक है, तो उनका परिवार क्या कर रहा है? ऊन प्रक्रमण करने का कारखाना चलाता है। प्रतिदिन जब पीटर स्कूल से लौटता है, वह अपने चाचा को अपनी भेड़ों की देखभाल करते हुए देखता है। उनका भेड़ों का बाड़ा कुछ दूरी पर पहाड़ियों से लगे हुए एक विस्तृत घास के मैदान पर स्थित है। वहाँ नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए एक वैज्ञानिक विधि से इसका प्रबंधन किया जाता है। पीटर का परिवार जैविक कृषि द्वारा सब्जियां भी उगाता है। तो आप सभी जानते हैं कृषि कई प्रकार से की जा सकती है, जिसमें जैविक कृषि जो है वो सबसे ज़्यादा शुद्ध और उपयोगी और अच्छी मानी जाती है। माम्बा और पीटर विश्व के 2 विभिन्न स्थानों में रहते हैं और उनके जीवन व्यतीत करने में बहुत अंतर है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो भारत है आपका, या फिर जो विश्व है आपका, वो क्या है? विभिन्न सभ्यताओं का, विभिन्न आपका जो परिस्थितियां हैं, विभिन्न स्थानों पे आपको विभिन्न प्रकार के लोग, उनकी संस्कृति, उनकी भाषा मिल जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह आपका विश्व बना है, ये आप सभी जानते हैं। तो यहाँ देखिए, ये विभिन्नता भूमि की गुणवत्ता, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति, प्राणियों और प्रौद्योगिकी के उपयोग की भिन्नता के कारण है। ठीक है, कहीं पर गर्म तापमान है तो कहीं पर सर्द है, कहीं पर आपको बारिश देखने को मिलती है तो कहीं पर बहुत शुष्क है। ठीक है, तो इस तरह जो प्राकृतिक वातावरण में बदलाव है वो भी आपको हर जगह अलग अलग विभिन्न तरीके से देखने को भिन्न भिन्न मिलते हैं। ठीक है, इन स्थानों का एक दूसरे से भिन्न होने का मुख्य कारण इस प्रकार के संसाधनों की उपलब्धता है। अब ये देख लीजिए, क्या आप जानते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र के 30% भाग पर ही रहती है। से 70% भूमि पर या तो केवल विरल जनसंख्या है या वह निर्जन है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा, ये प्रतिशत याद रखिएगा। ओके, अब देखिए भूमि क्या है। ये ऑस्ट्रिया के साल्जबर्ग, ऑस्ट्रेलिया में साल्जबर्ग है। ठीक है, इस क्षेत्र में आप भूमि के कितने उपयोग पहचान सकते हैं। तो जब आपको PDF दी जाएगी, आप जूम करके देखिएगा। अभी हम बात करते हैं भूमि की। तो सभी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में भूमि भी शामिल है। जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं, उसमें कौन शामिल है? भूमि। भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो 30% भाग भूमि है। जो आपका भूपृष्ठ है उसका जो 30% भाग है वो क्या है? भूमि है। यही नहीं, इस थोड़े से प्रतिशत के भी सभी भाग आवास योग्य नहीं है। ठीक है, अब इस प्रतिशत में भी क्या है? ये जो पूरी भूमि है ये ही आवास योग्य नहीं है। इसमें बहुत जगह पर आपको पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मरुस्थल देखने को मिल जाएंगे। तो इस ऐसी जगहों पर लोग नहीं निवास कर सकते। मुख्यतः भूमि और जलवायु के भिन्न भिन्न लक्षणों के कारण विश्व के विभिन्न भागों में जनसंख्या का वितरण असमान पाया गया है। उबड़ खाबड़ स्थलाकृति पर्वतों की तीव्र ढाल, जलाक्रांत संभावित निम्न क्षेत्र, मरुस्थलीय क्षेत्र एवं सघन वन क्षेत्र सामान्यतः विरल तथा निर्जन है। ठीक है, अब कोई वहाँ जंगल में तो रहने जाएगा नहीं जानवरों के बीच में, तो लेकिन जंगल है कहाँ? भूमि पर ही है।
ठीक है। तो ऐसे जो चीज़ें हैं, ऐसे जो स्थान हैं, उन पर लोग नहीं रहते, लेकिन ये 30% भाग भूमि में ही गिने जाएंगे। ठीक है। उर्वर मैदानों और नदी घाटियों में कृषि के लिए उपयुक्त भूमि उपलब्ध है, इसीलिए ये स्थान विश्व के सघन बसे क्षेत्र हैं। अब भूमि उपयोग के बारे में देखते हैं कि भूमि का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कृषि, वानिकी, खनन, सड़कों और उद्योगों की स्थापना। साधारणतः इसे भूमि उपयोग कहते हैं। ठीक है। जिस भूमि का आप यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? भूमि उपयोग कहते हैं। क्या आप मांबा और पीटर के परिवारों के भूमि उपयोग के विभिन्न तरीकों की सूची बना सकते हैं? आपने देखा, अभी पढ़ा था कि मांबा के जो परिवार वाले हैं वो क्या करते हैं, वो आसपास के चट्टानों में कुछ जो खेती है वो करते हैं, और पीटर क्या करता है कि वो उस जो भूमि है उसका उपयोग ऊन के कारखाने के लिए कर रहा है। ठीक है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जैसे स्थलाकृति, मृदा, जलवायु, खनिज और जल की उपलब्धता। मानवीय कारक जैसे जनसंख्या और प्रौद्योगिकी की भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। तो याद रखिएगा, जो जनसंख्या और प्रौद्योगिकी हैं वो क्या है? भूमि उपयोग प्रतिरूप के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। ठीक है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी भूमि और सामुदायिक भूमि में बांटा जा सकता है। निजी भूमि और सामुदायिक भूमि। निजी भूमि जैसे कि आपका घर हो गया, सामुदायिक भूमि जैसे आपका घर के आसपास की जो पार्क वगैरह हो गया, जो मंदिर हो गया। ठीक है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में होती है, जबकि सामुदायिक भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। सामान्य रूप से इसका उपयोग समुदाय से विभिन्न व्यक्तियों के लिए किया जाता है, जैसे चारा, फलों, नट या औषधीय बूटियों को एकत्रित करना। इस सामुदायिक भूमि को साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। ठीक है। साझा संपत्ति संसाधन मतलब उसका जो यूज़ है वो साझा तौर पर पूरा समुदाय ही कर रहा है। जनसंख्या और उनकी मांग सदैव बढ़ती रहती है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। स्थान के अनुसार भूमि की गुणवत्ता में अंतर होता है। लोगों ने सामुदायिक भूमि पर व्यापारिक क्षेत्र बनाने, नगरीय क्षेत्रों पर घर बनाने, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि का विस्तार करने के लिए अनाधिकृत हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आज भूमि उपयोग प्रतिरूप में व्यापक परिवर्तन हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। वर्तमान में कृषि और निर्माण संबंधी गतिविधियों के प्रसार के कारण निम्नीकरण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण पर्यावरण के लिए प्रमुख खतरा है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं कि 1-2 कच्चे घर बने हैं, कितनी दूरी पर बने हैं, फिर इसका थोड़ा सा विकास होता है और यहाँ पर आपको कुछ पक्के घर देखने को मिल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद में आप देखिए नंबर 3 का जो चित्र है, यहाँ पर रोड अच्छी बन गई है, खेती की जो भूमि है वो कम हो गई है, बिल्डिंग्स बन गई हैं, बस ट्रांसपोर्ट अच्छा चलने लगा है। जहाँ पर पहले बकरियाँ चल रही थी, गाय भैंस चल रही थी, फिर उस ट्रैक्टर आया, अब यहाँ पर बस कार वगैरह भी चलने लगी। उसके बाद देखिए जब इसका नगरीकरण हुआ है तो इसमें कितना परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा नगर स्थापित हो गया। यहाँ पर जहाँ खेती हो रही थी वहाँ पर पार्क बन गया है। ठीक है। तो इस तरह क्या हो रहा है, भूमि का जो निरंतर उपयोग होते होते जो बदलाव आया है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से परिवर्तन हुआ है। अब देखिए भूमि संसाधन का संरक्षण। बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि और कृषि योग्य भूमि का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। इससे इस प्राकृतिक संसाधन के समाप्त होने का डर पैदा हो गया है। देखिए पहले क्या था कि खेती कृषि भूमि बहुत ज़्यादा थी क्योंकि जनसंख्या कम थी, तो अगर किसान कुछ भी उगा रहा है और वो कम भी हो रहा है तो ज़्यादा होने की वजह से वो पर्याप्त हो जाता था। अब खेती कम होती है तो लोग क्या करते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी छोटी सी ही ज़मीन पर बहुत ज़्यादा उत्पादन हो जाए। इसके लिए वो पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है। दवाओं का यूज़ करते हैं, और जो सब्जियां हैं, जो फल हैं, जो अनाज आपको मिलता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं मिलता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है। इसीलिए विनाश की वर्तमान दर का अवश्य ही रोकना चाहिए। वनरोपण, भूमि उद्धार, रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों की विनियमित उपयोग और अति चरण पर रोक आदि भूमि संरक्षण के लिए प्रयुक्त कुछ सामान्य तरीके हैं। ठीक है। जितना ज़्यादा आप रासायनिक कीटनाशकों का यूज़ करेंगे उतनी ही आपकी भूमि की जो उर्वरता है, वो उर्वरा शक्ति है, वो क्या होगी, समाप्त हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर आपने भूमि के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं मृदा के बारे में। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत मृदा कहलाती है। मृदा मतलब मिट्टी। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप से मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ये अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा उपजाऊ
बनाता है। ठीक है, जो खनिज और जैव पदार्थ हैं उनका जो सही मिश्रण है वो मृदा को उपजाऊ बनाता है। याद रखिएगा, खनिज और जैव पदार्थों से मृदा बनती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इतना जाना। अभी हम ये ऊपर वाला जो पार्ट है उसको पढ़ लेते हैं, भूस्खलन के बारे में कि भूस्खलन क्या होता है। तो भूस्खलन को सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बहुत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वे प्रायः भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। ये नदी के प्रभाव को कुछ समय के लिए अवरुद्ध कर देता है। नदी अवरुद्धता के अचानक फूट पड़ने से निचली घाटियों के आवासों में विध्वंस आ जाता है। पहाड़ी भूभाग में भूस्खलन एक मुख्य और विस्तृत रूप से फैली प्राकृतिक आपदा है जो प्रायः जीवन और संपत्ति को आघात पहुंचाता है। ये चिंता का एक मुख्य विषय है। ठीक है, तो आपने क्या है बरसात के समय पर देखा होगा कि जो पहाड़ी इलाका है, जैसे आपका उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो इसमें आपको भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। कभी कभी यात्री जब जाते हैं तो देखा होगा कि यात्री अपनी गाड़ी चला रहे हैं पहाड़ के आस और अचानक से भूस्खलन होता है और वो रोड भी बंद हो जाती है और बहुत सारे घरों को भी आपने गिरते हुए, धंसते हुए देखा होगा। ठीक है, ये देखिए भूस्खलन का जो चित्र है वो दिखाया गया है। एक वस्तु स्थिति अध्ययन हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में रेकोंग पीओ के निकट पंजी गांव में बड़े भूस्खलन के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 22 की पुरानी हिंदुस्तान तिब्बत सड़क का 200 मीटर तक का भाग नष्ट हो गया। ठीक है, देख समझ सकते हैं आप, 200 मीटर तक का भाग। ये भूस्खलन पंजी गांव की तीव्र विस्फोटन द्वारा हुआ था। विस्फोटन के कारण ढाल का ये कमजोर क्षेत्र नीचे गिर गया, जिसके कारण सड़क और गांव के आसपास के क्षेत्र को क्षति पहुंची। पंजी गांव का किसी संभावित मानव विनाश के बचाने के लिए पूर्ण रूप से खाली करा दिया गया था। ठीक है, मतलब उसको पहले से ही पता था लोगों को, सरकार को, कि यहाँ पर ऐसी घटना होने वाली है, तो उन्होंने अपनी जो सतर्कता है उसको बनाते हुए वहाँ के लोगों को पहले ही हटा लिया था। ठीक है, जिससे जो नुकसान है वो लोगों का जो नुकसान है वो नहीं हुआ। ठीक है, न्यूनीकरण क्रियाविधि वैज्ञानिक प्रविधियों के अनुसार विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ विधियां हैं, वो देख लेते हैं। भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। ठीक है, मतलब जहाँ पर जगह कमज़ोर है उस जगह पर आवास नहीं बनाने देना है। भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारी दीवार का निर्माण। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है। ठीक है, वनस्पति आवरण मतलब अगर जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी को अपनी जड़ों के माध्यम से रोक लेते हैं, जिसकी वजह से भूस्खलन नहीं होता। सतही अपवाह तथा झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की जो गतिशीलता है नियंत्रित करने और पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय। यहाँ देखिए अपक्षय, तो तापमान परिवर्तन, तुषार क्रिया, पौधों, प्राणियों और मनुष्य के क्रियाकलापों द्वारा अनावृत शैलों का टूटना और क्षय होना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, ये मिट्टी देख ली, मृदा परिच्छेदिका, ये जनक चट्टानें हैं, फिर ये अपक्षय चट्टानी पदार्थ है। जब यहाँ पर ये नुकसान होता है तो आपकी जो भूस्खलन है वो हो जाता है। बालू, गाद, क्ले के साथ उपमृदा है और फिर बाद में ये आपकी ह्यूमस और वनस्पति के साथ ऊपरी मृदा आ गई। ठीक है, तो ये किस तरह से बढ़ रही है ये आपको पता होना चाहिए। केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो आप समझिए यहाँ पर कि मृदा का क्षरण जो है वो कितना विनाशकारी हो सकता है। सैकड़ों वर्ष लगते हैं 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में। ठीक है, तो समय याद रखिएगा। अब ये मृदा देख लीजिए कैसे बनती है। मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो देख लेते हैं। जनक, शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। उच्चावचा, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं। वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय और ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। ठीक है, तो ये सारे ही जो कारक हैं वो मृदा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए बढ़ते हैं। मृदा निर्माण के कारक कौन कौन से हैं। मृदा निर्माण के मुख्य कारक जनक, शैल का स्वरूप और जलवायिक कारक है। ठीक है, क्या है, शैल का स्वरूप और जलवायिक कारक है। मृदा निर्माण के अन्य कारक स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका और मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय है। अलग अलग स्थानों में से भिन्न भिन्न है। अलग अलग स्थानों में ये क्या है, भिन्न भिन्न है। मृदा का निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के लिए 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां निम्न प्रकार हैं। मल्च बनाना, पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है।
ठीक है। क्या है, पौधों के बीच जो अनावृत भूमि है वो जैव पदार्थ से जैसे प्रवाल से ढक दी जाती है। इससे क्या होता है कि जो मृदा की आर्द्रता है, उसकी जो नमी है वो क्या होती है, रुकी रहती है। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर जाना। अब देखिए ये चित्र दिए हैं वेदिका फॉर्म, और ये समुच्चय रेखी जुताई, ये किस तरह जुताई की गई वो देख लीजिए। वेदिका फॉर्म ये देखिए सीढ़ियों द्वारा, सीढ़ियों की तरह जो खेती है वो है। तो वेदिका फॉर्म क्या है, चौड़े समतल सोपान और वेदिका तीव्र ढालों पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो जाए। इनसे पृष्ठीय प्रभाव और मृदा अपरदन कम होता है। ठीक है, तो वेदिका फॉर्म का जो आपका सबसे जो मुख्य उपयोग है वो क्या है कि इससे जो पृष्ठीय प्रवाह है और मृदा का जो अपरदन है वो कम होता है। ठीक है, अब ये देखिए समुच्चय रेखी जुताई है वो देखिए, एक पहाड़ी ढाल पर समुच्चय रेखा के समांतर जुताई ढाल के नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध निर्माण करती है। ठीक है, तो इतना आपने यहाँ पर जाना। अब रक्षक मेखलाएं देख लेते हैं। ये देखिए रक्षक मेखलाएं, मतलब कि आपने खेतों के आसपास ये जो पेड़ है रक्षा के लिए मेड़ पर लगा दिए, वो है कि तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं ताकि मृदा आवरण को बचाया जा सके। ठीक है, तो रक्षक मेखलाएं क्यों होती हैं, ताकि वो हवा की वजह से जो मृदा उड़कर जाती है वो ना उड़े और उसको बचाया जा सके। ठीक है, अब देखिए समुच्चय रखी जो रोधिकाएँ हैं वो देखिए, समुच्चय रेखाओं पर रोधिकाएँ बनाने के लिए पत्थरों, घास, मृदा का उपयोग किया जाता है। रोधिकाओं के सामने जल एकत्र करने के लिए खाइयाँ बनाई जाती हैं। ठीक है, क्रियाकलाप ये आप बाद में देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा जब आपको पीडीएफ दी जाए। चट्टान बांध देखिएगा, ये जल के प्रवाह को कम करने के लिए बनाए जाते हैं। ये नालियों की रक्षा करते हैं, मृदा क्षति को रोकते हैं। बीज की फसल उगाना, यानी कि वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में उगाई जाती हैं। ये देखिए वर्ष 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत 3850 घन किलोमीटर वर्षा थी, जो वर्ष 2000 में बढ़कर 6000 घन किलोमीटर वर्षा से भी अधिक हो गई। ठीक है, अब जल के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ पर 3/4 भाग जल से ढका है। मान लीजिए ये पृथ्वी है तो उसका जो 3/4 भाग है ये क्या है, जल से ढका हुआ है, इसीलिए इसे जलग्रह कहना उपयुक्त होगा। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों से ही प्रारंभ हुआ था। यद्यपि आज भी महासागर पृथ्वी की सतह के 2/3 भाग को ढके हुए हैं और विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं को मदद करते हैं। महासागरों का जल लवणीय और मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। तो ये हमने आपको कल भी बताया था कि सिर्फ 2.7% जल ही ऐसा है जिसका उपयोग हम करते हैं, और ये उपयोग सिर्फ पीने के लिए नहीं है। नहाने, खाना बनाने के लिए, कपड़े धोने के लिए जो भी आप अपना यूज़ में पानी लेते हैं वो 2.7% ही है जिसका आप दोहन यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमालयों के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। अपनी स्थिति के कारण ये मनुष्य की पहुंच से बाहर है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और ये मानव उपयोग के लिए उपयुक्त है। ठीक है, अब ये यहाँ पर देखिए 2.7% में से जो 1% है उतना ही आप यूज़ करते हैं। ठीक है, ये भौमजल नदियों और झीलों के पृष्ठीय जल के रूप में तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। तो आप समझिए कि आपका जो पानी है वो उसको बचाना कितना ही ज़रूरी है। इसीलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है और ना घटाया जा सकता है, मतलब जिसकी मात्रा है वो उतनी ही बनी रहेगी, लेकिन घट रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, जो जल है वो घट रहा है। इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है। इसकी प्रचुरता में विविधता प्रतीत होती है क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वाह की प्रक्रिया द्वारा महासागरों, वायुभूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है। जैसा कि आप जानते हैं कि इसे जल चक्र कहते हैं। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने और धुलाई में ही करता है वरन उत्पादन प्रक्रिया भी करता है। जल कृषि उद्योगों और बांधों के जलाशयों के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने में भी प्रयोग किया जाता है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण अलवणीय जल भी की आपूर्ति की कमी के मुख्य कारक बढ़ती जनसंख्या, भोजन नकदी, फसलों की बढ़ती मांग, बढ़ता नगरीकरण और बेहतर होता जीवन स्तर है। ठीक है, जल उपलब्धता की समस्याएं क्या हैं? विश्व के कई प्रदेशों में जल की कमी है। जैसे कि अभी आपको बेंगलोर में देखने को मिली कि वहाँ पर पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई कि पूर्ति ही नहीं हो रही थी। पीने के पानी की भी वहाँ पर लोगों को दिक्कत आ रही थी। अधिकांश अफ्रीका, पश्चिमी और एशिया, दक्षिण एशिया, पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका के भाग, उत्तर पश्चिमी मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका के भाग और संपूर्ण ऑस्ट्रेलिया अलवणीय जल की आपूर्ति की कमी को
का सामना कर रहे हैं। ये देश ऐसे जलवायु प्रदेशों में स्थित हैं जहाँ अक्सर सूखा पड़ता है, उनमें जलवाष्प की अधिक समस्या बनी रहती है। इसी प्रकार जल का अभाव मौसमी तथा अथवा वार्षिक वर्षण में विविधता और परिणाम स्वरूप हो सकता है, ठीक है, अथवा अति उपयोग तथा जल स्रोतों के संदूषण के कारण भी जल का अभाव हो सकता है, ठीक है। अब ये देखिए कि आप जानते हैं कि जल बाजार के बारे में सुना है। सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत है जो बढ़ रही है। जल संसाधनों का संरक्षण, ये यमुना नदी में वाहित मल औद्योगिक बहिस्राव एवं कचरे के साथ प्रदूषित हो रही है। ये यमुना नदी का चित्र है, यहाँ देखिए। जल संसाधनों का जो संरक्षण है वो कैसे करेंगे? आज के विश्व में शुद्ध और पर्याप्त जल स्रोतों तक पहुँचना एक बड़ी समस्या बन गई है। इस क्षीण होते संसाधन के संरक्षण के लिए कदम उठाने चाहिए। यद्यपि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, तथापि इसका अत्युपयोग और प्रदूषण इसे उपयोग के लिए अनुपयुक्त बना देते हैं। अशोधित या आंशिक रूप से शोधित वाहित मल, कृषि रसायनों का विसर्जन और जल निकायों के औद्योगिक बहिस्राव जल के प्रमुख संदूषक हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? जल को प्रदूषित कर रही हैं। इसमें शामिल नाइट्रेट, धातुओं और परीकनाशों जल का प्रदूषित कर देते हैं। इनमें से अधिकांश रसायन अजैव निम्नीकरण होते के कारण जल द्वारा मानव शरीर में पहुंच जाते हैं। इन प्रदूषकों को जल निकायों में छोड़ने से पूर्व बहिस्रावों को उपयुक्त निधि विधि से शोधित करके जल प्रदूषण नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब जो गलत और दूषित जल है उसका शोधन करके उसको शुद्ध भी बनाया जा सकता है, ठीक है। वन और अन्य वनस्पति आवरण धरातलीय प्रभाव को मंद करते हैं और भूमिगत जल को पुनः पूरित करते हैं। इसीलिए क्या है, वनों को लगाया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल संग्रहण पृष्ठीय प्रभाव को बचाने की दूसरी विधि है। जल रिसाव को कम करने के लिए खेतों को सिंचित करने वाले नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। जल संग्रह का मतलब ये है कि जो बारिश का पानी है उसका संग्रह किया जाना चाहिए, ठीक है। रिसाव और वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र में स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना अधिक प्रभावी विधि है, ठीक है। तो ये देखिए, जो फव्वारे के माध्यम से जो स्प्रिंक करके पानी छिड़काव किया जा रहा है वो ज़्यादा प्रभावी है। इससे जो पानी है वो नष्ट नहीं होता है, ठीक है। वाष्पीकरण की अधिक दर वाले शुष्क प्रदेशों में सिंचाई ड्रिप अथवा टपकन विधि बहुत उपयोगी होती है। सिंचाई की इन विधियों को अपनाकर बहुमूल्य जल संसाधन को संरक्षित किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप सभी जो विधियां हैं उनको देख लीजिएगा। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन देखिए। स्कूल के बच्चे हस्तशिल्प प्रदर्शनी में घूम रहे थे। प्रदर्शनी की वस्तुएं देश के भिन्न भिन्न भागों में एकत्रित हो गई थी। मोना ने एक थैला हाथ में उठाया और उत्साह से कहा, ये एक सुंदर हैंडबैग है। अध्यापिका ने कहा, हाँ, ये जूट से बना है। क्या आप उन टोकरियों, दीप छात्रों और कुर्सियों को देखते हैं? वे बेंत और बांस की बनी हैं। भारत के पूर्वी और उत्तर पूर्वी आर्द्र प्रदेशों में बांस प्रचुर मात्रा में पैदा किया जाता है। जैसी रेशम स्कार्फ देखकर उत्साहित थी। यह खूबसूरत स्कार्फ देखो। अध्यापिका ने स्पष्ट किया कि रेशम कीटों से प्राप्त किया जाता है जो शहतूत के पेड़ों पर पाले जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि रेशम के कीट कौन से पेड़ पर पाए जाते हैं? वो शहतूत के पेड़ों पर उनका पालन किया जाता है। बच्चे समझ गए कि पौधे हमें अनेक विभिन्न उत्पाद प्रदान करते हैं जिनका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, ठीक है। ये देखिए रेशम कीट है, ठीक है, शहतूत के पेड़ पर। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन केवल स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल के बीच जुड़े एक संकरे क्षेत्र में ही पाए जाते हैं जिसे हम जैव मंडल कहते हैं। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। जैव मंडल में सभी जीवित जातियां जीवित रहने के लिए एक दूसरे के परस्पर संबंधित और निर्भर करती हैं। इस जीवन आधारित तंत्र को परितंत्र कहते हैं। याद रखिएगा, परितंत्र किसको कहते हैं? वनस्पति और वन्यजीव बहुमूल्य संसाधन हैं। पौधे हमें इमारती लकड़ी देते हैं, प्राणियों को आश्रय देते हैं, ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं जिससे हम सांस लेते हैं, फसलों को उगाने के लिए आवश्यक मृदा की सुरक्षा करते हैं, रक्षक मेखलों के रूप में कार्य करते हैं, भूमिगत जल के संग्रह में सहायता करते हैं, हमें फल, लेटेक्स, तारपीन का तेल, गोंद, औषधीय पौधे और कागज प्रदान करते हैं जो आपके अध्ययन के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। पौधे एवं असंख्य उपयोग हैं, उनमें से आप कुछ और जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कि आप जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में जिन पशुओं का उपचार डिक्लोफिकेन, एक्सप्रिन अथवा इब्रूप्रोफेन जैसे पीड़ानाशी से किया जाता है, उनके अपमार्जन उपरांत गिद्ध किडनी खराब होने से मर रहे थे, ठीक है। पशुओं पर इन औषधियों के उपयोग करने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा आरक्षित स्थान पर गिद्ध के प्रजनन के प्रयास जो हैं वो किए जा रहे हैं। आप सभी जानते हैं जो गिद्ध है वो एक संरक्षित प्राणी के अंतर्गत, पक्षी के अंतर्गत आ गया है। वन्य जीव के अंतर्गत जंतु, पक्षी, कीट और जलीय जीव रूप आते हैं। उनमें से हमें दूध, मांस, खाल और ऊन प्राप्त होती है। कीट जैसे मधुमक्खी हमें शहद देती है, फूलों के परागण में मदद करती है
और परितंत्र में अपघटक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चिड़िया अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर रहती है, अपघटकों के रूप में कार्य करती है। गिद्ध मृत जीव जंतुओं को खाने के कारण एक अपमार्जक है और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक समझा जाता है। इसीलिए प्राणी चाहे बड़े हो या अथवा छोटे, सभी परितंत्र के संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य है। ये देखिए किंगफिशर है, ठीक है, ये घास स्थल एवं वन है, तो इसका परितंत्र आपको बताया गया कि हर कोई एक दूसरे पर निर्भर है। आप ये सोचें कि आप एक चीज़ को नष्ट करके दूसरी चीज़ को बचा लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो विलुप्त हो रहे हैं पक्षी हैं, जानवर हैं, उनका संरक्षण करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्राकृतिक वनस्पति के वितरण, वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से तापमान और आर्द्रता पर निर्भर करती है, ठीक है। विश्व की वनस्पति के प्रमुख प्रकारों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ठीक है। कौन कौन से हैं? वन, घास स्थल, गुल्म और टुंड्रा, ये चारों ही नाम आप याद रखिएगा। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विशाल वृक्ष उग सकते हैं। इस प्रकार वन प्रचुर जल आपूर्ति वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे जैसे आर्द्रता कम होती जाती है, वैसे वैसे वृक्षों का आकार, उनकी सघनता कम हो जाती है। सामान्य वर्षों वाले क्षेत्रों में छोटे आकार वाले वृक्ष और घास उगती है, जिससे विश्व के घास स्थलों का निर्माण होता है। कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं। याद रखिएगा कौन से जो वन हैं, जो झाड़ियाँ हैं, वो कहाँ पर उग रही हैं। याद रखिएगा शुष्क प्रदेशों में कटीली झाड़ियाँ और गुल्म उगते हैं, ठीक है। इस प्रकार के क्षेत्रों में पौधों की जड़ें गहरी होती हैं। वाष्पोर्जन से होने वाली आर्द्रता को, हानि को घटाने के लिए इन पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं वो कांटेदार और मोमी सतह वाली होती हैं, मतलब चिकनी होती हैं, ठीक है। शीत ध्रुवीय प्रदेशों में टुंड्रा वनस्पति, मांस और लाइकेन सम्मिलित होते हैं। पिछली 2 शताब्दियों में विश्व के जितने लोग थे उस समय उनसे कहीं अधिक लोग हैं। ये देखिए वन में अजगर का जो चित्र है वो दिखाया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो जनसंख्या है वो कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। बढ़ती जनसंख्या के पोषण के लिए, फसलों को उगाने के लिए वनों के विशाल क्षेत्रों में से वृक्ष काट दिए गए। विश्व भर में वनों का आवरण तेजी से समाप्त हो रहा है। इस बहुमूल्य संसाधन के संरक्षण की जो तुरंत है आवश्यकता है, ठीक है। वनों का संरक्षण होना बहुत ज़रूरी है। तापमान की वृद्धि तो आप सभी देख ही रहे हैं। प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन का संरक्षण देखते हैं। वन हमारी संपदा है। पौधे जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं और साथ ही परितंत्र को भी अनुरक्षित करते हैं। जलवायु में परिवर्तन और मानव हस्तक्षेप के कारण पौधों और जंतुओं के प्राकृतिक आवास नष्ट हो सकते हैं। बहुत सी जातियां असुरक्षित अथवा संकटापन्न हैं और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। वनोन्मूलन, मृदा अपरदन, निर्माण कार्य, दावानल और भूस्खलन में से कुछ मानव और प्राकृतिक कारक हैं जो मिलकर इन महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों से लुप्त होने की प्रक्रिया को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। आज भी मुख्य चिंताओं में से एक अनाधिकृत शिकार करने की संख्या का बढ़ना है। इनमें से कुछ खास प्रजातियों की संख्या कौन कौन सी है वो भी देखते हैं। ये सुनामी के पश्चात ग्रेट निकोबार में वर्षा प्रचुर वन में क्षति देखने को यहाँ पर है, ठीक है। तो कुछ खास प्रजातियों की जो संख्या है में तेजी से कमी आई है। पशु खाल, चमड़ा, नाखून, दांत और पंखों के साथ साथ सींगों के एकत्रीकरण और गैर कानूनी व्यापार के लिए जंतुओं का अनाधिकृत शिकार किया गया। इनमें से कुछ जंतु चीता, शेर, हाथी, ब्लैक बक, मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, हिम तेंदुआ, शुतुरमुर्ग और मोर हैं। इनका संरक्षण जागरूकता बढ़ाकर किया जा सकता है। ये देखिए ब्लैक बग है, इसकी सुरक्षा आवश्यक है। इसके सींगों और खाल की वजह से इसका जो है व्यापार है वो किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैव मंडल, निचय हमारी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। संकरी घाटियाँ, झीलों और आर्द्रभूमि का संरक्षण मूल्यवान संसाधन नष्ट होने से बचाने के लिए आवश्यक है, ठीक है। ये कुछ न्यूज़ हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा। यदि प्रजातियों की सापेक्ष संख्या को भंग ना किया जाए तो पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। विश्व के अनेक भागों में मनुष्य ने अपने क्रियाकलापों से अनेक प्रजातियों और प्राकृतिक आवासों में उथल पुथल कर दी है, ठीक है। जहाँ पर पहले वन हुआ करते थे वहाँ पर अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल रही हैं। अनेक पक्षियों और जीव जंतुओं के अंधाधुंध शिकार के कारण या तो वे विलुप्त हो गए हैं या विलुप्त होने के कगार पर हैं। प्रादेशिक और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम जैसे सामाजिक वानिकी वन महोत्सव को प्रोत्साहित करना चाहिए। स्कूल के बच्चों को पक्षी देखने, प्राकृतिक कैंपों में जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि ये विविध जातियों के निवास का अवलोकन कर सकें। बहुत से देश पक्षियों और पशुओं को मारने तथा और उनके व्यापार करने के विरुद्ध हैं। भारत में शेरों, चीतों, हिरणों, भारतीय सारंग और मोर को मारना अवैध है, ठीक है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिपाटी CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा की स्थापना की गई है। इससे प्राणियों और पक्षियों की अनेक जातियों की सूची तैयार की। अब ये फौना और फ्लोरा जो है इनकी जो डेट है कि कब इनको बनाया गया वो याद रखिएगा आप लोग। 1999 है आई थिंक एंड 1997 है। और फौना किस लिए यूज़ होता है, फ्लोरा किस लिए यूज़ होता है ये भी याद रखिएगा। फ्लोरा फ्लावर के लिए है, फौना जो है वो जंतुओं के लिए, ठीक है। जिनसे प्राणियों और पक्षियों के अनेक जातियों की सूची तैयार की गई। इस सूची
में दिए गए सभी पक्षियों और प्राणियों को व्यापार करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पौधों और प्राणियों के संरक्षण प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। ठीक है, ये काजीरंगा उद्यान में हाथियों का झुंड है, ये चीतलों का झुंड है, देख लीजिए। शब्दावली देख लेते हैं कि जैव मंडल निचय क्या है। ये वैश्विक नेटवर्क द्वारा जुड़े रक्षित क्षेत्रों की एक श्रृंखला है जिससे संरक्षण और विकास के बीच संबंध को प्रदर्शित करने के इरादे से बनाया गया। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं उनको याद रखिएगा। अब देखिए ये जो आपको फौना फ्लोरा बताया उसको थोड़ा समझ लेते हैं। CITES यानी कि द कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ठीक है, इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वन्य प्राणी एवं पौधों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उनके जीवन को कोई खतरा नहीं। जैसा हमने भी बताया था कि फौना क्या है, आपके जो प्राणी हैं, जो पक्षी पशु हैं उनके लिए है, और फ्लोरा क्या है, आपका पौधों के लिए है। ठीक है, मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ और पौधों की 28,000 जातियाँ रक्षित की गई हैं। भालू, डॉल्फिन, कैक्टस, प्रवाल, आर्किड और येलो कुछ ऐसे ही उदाहरण हैं। ठीक है, तो इनको एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। यहाँ पर आपका चैप्टर जो है फिनिश होता है। एक्सरसाइजेस जैसा कि हम हमेशा बोलते हैं आपको कर लेनी है, PDF आपको दे देंगे। एंड ये जो आपके मैचिंग वगैरह है, टिक ऑप्शंस हैं, उनको अच्छे से देख लीजिएगा। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए जिससे सभी को बेनिफिट हो। एंड कोई भी आपका डाउट हो तो उसको ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।